धन संपत्ति का मनोविज्ञान। लेखक मार्गन हाउसल। अध्याय 14। आप बदलेंगे। दीर्घकालिक योजना जितनी प्रतीत होती है उससे अधिक कठिन होती है, क्योंकि समय के साथ लोगों के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं। मैं एक ऐसे दोस्त के साथ बड़ा हुआ जो ना तो विशेष अधिकार रखता था और ना ही स्वाभाविक ज्ञान, लेकिन वह सबसे मेहनती इंसान था जिसे मैं जानता था। ऐसे लोगों के पास सीखने को बहुत कुछ होता है, क्योंकि वे सफलता के मार्ग के चप्पे चप्पे की सच्चाई की समझ रखते हैं। एक किशोर के रूप में उनके जीवन का लक्ष्य और सपना डॉक्टर बनना था। यह कहना कि संयोग उसके प्रतिकूल था, उदार होगा, यह उस समय कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसे संभव ना समझता। लेकिन वह कोशिश करता रहा और अपने सहपाठियों से एक दशक अधिक की उम्र में वह फलस्वरूप डॉक्टर बन गया। जब आप अभाव से शुरू करके अपना रास्ता बनाते हुए मेडिकल स्कूल के शीर्ष पर पहुंचते हैं और सभी बाधाओं के विरुद्ध एक महान व्यवसाय प्राप्त कर लेते हैं तो कितनी संतृप्ति मिलती है। मैंने उससे कुछ साल पहले बात की। यह वार्तालाप कुछ इस तरह हुआ। मैं, इतने समय बाद तुम कैसे हो? वह, एकदम खराब करियर। मैं, हाँ, वैसे? वह, एकदम खराब करियर है यार। यह 10 मिनट तक चलता रहा। तनाव और काम ने उसे बिल्कुल बेझिल कर दिया था। वह अपनी वर्तमान की स्थिति में उतना ही निराश लगा जितना वह 15 साल पहले वहां पहुंचने के लिए प्रेरित था। मनोविज्ञान का आधार यह है कि लोग अपने भविष्य के प्रारूप के पूर्वानुमान करता होते हैं। किसी लक्ष्य की कल्पना करना आसान और मज़ेदार होता है। वास्तविक जीवन के तनाव को ध्यान में रखते हुए जो प्रतिस्पर्धी अनुगमन के साथ साथ बढ़ता जाता है, एक लक्ष्य की कल्पना करना बिल्कुल ही अलग बात है। इसका भविष्य के वित्तीय लक्षणों के लिए योजना बनाने की हमारी क्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर 5 साल का बच्चा बड़ा होकर ट्रैक्टर चलाना चाहता है। शायद ही ऐसी कोई काम हो जो एक छोटे बच्चे को इस काम से बेहतर लगे, जिसकी शुरुआत और अंत ऐसे होता है, व्रूम व्रूम, भीम भीम, बड़े ट्रैक्टर में आहा। फिर बड़े होने के बाद वे समझने लगते हैं कि शायद ट्रैक्टर चलाना सबसे अच्छा करियर नहीं है। शायद वे कुछ ज़्यादा आकर्षक और प्रतिनिष्ठ करना चाहते हैं। इसीलिए किशोर अवस्था में वे वकील बनने का सपना देखते हैं। अब वे सोचते हैं, वे जानते हैं कि उनकी योजना निर्धारित है, लॉ स्कूल और उसकी लागत हम आ रहे हैं। फिर एक वकील के रूप में वे इतना अधिक समय काम में बिताते हैं कि वे कभी कभार ही अपने परिवार से मिल पाते हैं। इसीलिए शायद वे कम आय वाली नौकरी ले लेते जिसमें समय नमन हो। फिर वे पाते हैं कि पागलाना घर इतना महंगा है कि उनका अधिकतर वेतन उसी में चला जाता है। वे स्टे एट होम पेरेंट बनकर घर पर रहना चुन लेते हैं। तब वे सोचते हैं कि उन्होंने सही विकल्प चुना है। फिर 70 की उम्र में उन्हें एहसास होता है कि आजीवन घर पर रहने के कारण वे सेवानिवृत्त होने में असमर्थ हैं। हम में से बहुत से लोग जीवन में इसी वक्र रेखा पर चलते हैं। फेडरल रिजर्व के अनुसार कॉलेज स्नातकों में सिर्फ 27% अपने प्रमुख विषय से संबंधी रोजगार में हैं। घर पर रहने वाले माता पिता में से 29% के पास कॉलेज की डिग्री है। कुछ को संभवतः अपनी शिक्षा पर पछतावा है, लेकिन हमें यह बात माननी चाहिए कि 30 की उम्र में एक नई माँ या पिता जीवन लक्ष्यों के बारे में जिस तरह सोचते हैं, वे उस तरह 18 वर्ष की उम्र में करियर के लक्ष्य साधते हुए ना सोचते। दीर्घकालिक वित्तीय आयोजन आवश्यक है, लेकिन चीज़ें बदलती भी हैं। आपके चारों तरफ की दुनिया भी, और साथ ही आपकी कामनाएं और लक्ष्य भी। यह कहना एक बात है, हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा, और यह स्वीकार करना अलग बात है कि आज आप खुद नहीं जानते भविष्य में आप क्या चाहेंगे। और सच यह है, हम में से कुछ ही जानते हैं जब भविष्य में आप क्या चाहेंगे। इसे लेकर आपके विचार बदलने की संभावना हो तो स्थायी दीर्घकालीन निर्णय लेना कठिन होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इतिहास के अंत का भ्रम लोगों की वह प्रवृत्ति है जिसमें वे इस बात से अच्छी तरह अवगत होते हैं कि वे अतीत से अब तक कितना बदल चुके हैं।
लेकिन इस बात को कम आंकते हैं कि भविष्य में उनका व्यक्तित्व, कामनाएं, लक्ष्य कितना बदल सकते हैं। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक डेनियल गिलबर्ट ने एक बार कहा था, जीवन के हर चरण में हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन लोगों के जीवन को गहन रूप से प्रभावित करते हैं जो हम आगे चलकर बनने वाले हैं, और जब हम उन लोगों में बदल जाते हैं हम हमेशा अपने निर्णयों पर खुश होते हैं। हम हमेशा अपने निर्णयों पर खुश नहीं होते, इसीलिए युवा लोग उन टैटू को हटवाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करते हैं जिन्हें बनवाने के लिए किशोरावस्था में पैसा खर्च किया था। अधेड़ उम्र के लोग उन लोगों को तलाक देने में जल्दी में हैं जिनसे युवावस्था में वे शादी करना चाहते थे। वृद्ध वयस्क उन चीज़ों से पीछा छुड़वाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जिन्हें मध्य आयु के वयस्कों ने पाने के लिए मेहनत की थी, और यह सिलसिला चलता ही रहता है। हम सब, उन्होंने कहा, एक ऐसे भ्रम को साथ लेकर चल रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत इतिहास बस हाल ही में ख़त्म हुआ है कि हम बस अभी वह बने हैं जो हमेशा से बनना था और जो हम अपने शेष जीवन में भी बने रहेंगे। हम कभी भी यह सबक नहीं सीखते। गिलबर्ट का शोध दर्शाता है कि 18 वर्ष से 68 वर्ष की आयु तक के लोग कैसे इस बात को कम आंकते हैं कि वे भविष्य में कितना बदलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस कारण कोई भी दीर्घकालिक वित्तीय योजना कैसे प्रभावित हो सकती है। चार्ली मंगर कहते हैं कि कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि बिना किसी कारण के इसे बाधित ना किया जाए। लेकिन आप संपत्ति की योजनाओं को कैसे बाधित ना करें जब करियर, निवेश, खर्च, बजट इत्यादि जो भी आपको जीवन में चाहिए वह बदलता रहता है। यह कठिन है। रोनाल्ड रीड, धनवान जेनिटर जिनके बारे में हमने पहले बात की, और वॉरेन बफेट जैसे लोग के इतना सफल होने का कारण यह है कि वे एक ही काम को दशकों तक करते रहे, जिससे कंपाउंडिंग में स्वच्छबद्ध बढ़ोतरी होती रही। लेकिन हम में से बहुत से लोग जीवन काल में इतना अधिक बदलते हैं कि हम एक ही काम को दशकों तक नहीं करना चाहते या फिर उसके जैसा कुछ भी। इसीलिए 80 साल के एक जीवन काल की बजाय हमारी संपत्ति के पास शायद 20 वर्ष के 4 अलग अलग खंड होते हैं। मैं ऐसे युवा लोगों को जानता हूँ जो कम आय के साथ सादा जीवन बिताते हैं और वे इसमें खुश भी हैं, और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक विलासी जीवन की कीमत चुकाने के लिए दिन रात काम करते हैं और ऐसा करने में पूरी तरह से खुश हैं। जोखिम दोनों के लिए है। पहला परिवार को पालने और सेवानिवृत्ति की बचत की असमर्थता का जोखिम उठाता है, और दूसरा इस पछतावे का कि उसने अपनी युवावस्था एक क्यूबिकल में गुजार दी। इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। एक 5 साल के बच्चे से कह कर देखिए कि उसे ट्रैक्टर चालक नहीं बल्कि एक वकील बनना चाहिए, और वह अपने रोम रोम से इसका विरोध करेगा। लेकिन ऐसी 2 बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है जब आप वित्तीय निर्णय ले रहे हों जो आपके मुताबिक दीर्घकालिक है। हमें वित्तीय आयोजन की चरम सीमाओं से बचना चाहिए। यह मान लेना कि आप कम आय के साथ खुश रहेंगे या अधिक आय पाने के लिए दिन रात की मेहनत चुनना इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि एक दिन आप खुद को पछताते हुए पाएंगे। इतिहास के अंत में भ्रम का ईंधन यह है कि लोग अधिकतर परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। इसीलिए चरम सीमा की योजना के लाभ कुछ भी ना होने की सादगी या सब कुछ पाने का रोमांच कम हो जाते हैं। लेकिन इन चरम सीमाओं के नकारात्मक पहलू, सेवानिवृत्ति में समर्थन ना हो पाना या फिर एक ऐसे जीवन की ओर पलट कर देखना जो नोटों के पीछे दौड़ते गुजरा, चिरस्थायी पछतावा बन जाते हैं। पछतावा तब अधिक दुखदायी होता है जब आप पिछली योजना को छोड़ कर विपरीत दिशा में दुगनी गति से दौड़ें, खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए। कंपाउंडिंग तब सबसे अच्छे से काम करती है जब आप किसी योजना को विकसित होने के लिए वर्षों या दशकों का समय दें। यह सिर्फ बचत के लिए ही नहीं बल्कि करियर और रिश्तों के लिए भी उतना ही सच है। सहनशीलता की कुंजी है, और जब आप समय के साथ अपने बदलने की प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर चलें, जीवन के हर मोड़ पर
संतुलन भविष्य में होने वाले पछतावे से बचने और सहनशीलता को बढ़ाने की कार्यनीति बन जाता है। जीवन के हर मोड़ पर संयत वार्षिक बचत, संयत खाली समय, संयत आवाजाही का समय और कम से कम परिवार के साथ संयत समय बिताने का उद्देश्य किसी भी योजना के साथ टिके रहने की संभावना को बढ़ा देता है और साथ ही पछतावे से बचने में भी सहायता करता है, बजाय उस स्थिति के जब इनमें से कोई भी चीज़ चरम सीमा पर हो जाए। हमें अपने मन को बदलने की वास्तविकता को भी स्वीकार करना चाहिए। कुछ सबसे दुखी कर्मी जिनसे मैं मिला हूँ ये वे लोग हैं जो किसी करियर के प्रति सिर्फ इसीलिए निष्ठावान रहते हैं क्योंकि यह क्षेत्र उन्होंने 18 वर्ष की आयु में कॉलेज के मुख्य विषय का निर्णय करते हुए चुना था। जब आप इतिहास के अंत के भ्रम को स्वीकार करते हैं, आप समझ पाते हैं कि वह रोजगार जो आपने तब चुना था जब आपकी उम्र वैध रूप से मद्यपान करने की भी नहीं हुई थी, उस रोजगार में रहकर सोशल सिक्योरिटी के लिए योग्य होने की उम्र तक आनंद आने की संभावना कम है। तकरीब यह है कि परिवर्तन की वास्तविकता को स्वीकार कर जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ा जाए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के निवेशक समीक्ष जेनसन ज्वीग ने मनोवैज्ञानिक डैनियल क्रेहमैन के साथ उनकी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के लेखन पर काम किया था। ज्वीग ने एक बार क्रेहमैन के व्यक्तित्व की एक विचित्रता की कहानी सुनाई जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता था। डैनी के बारे में जो मुझे सबसे अधिक अचंभित करता था वह उनकी हमारे हाल ही में किए काम को विस्फोटित करने की क्षमता थी। ज्वीग ने लिखा, वे और क्रेहमैन अनवरत रूप से किसी अध्याय पर काम करते, लेकिन अगले ही पल क्रेहमैन ने एक ऐसा रूपांतरित संस्करण भेजते जिसे पहचानना मुश्किल होता। यह अलग तरह शुरू होता, अलग तरह से ख़त्म होता। इसमें ऐसे उपाख्यान और प्रमाण होते जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। यह ऐसे शोध पर आधारित होता जिनके बारे में आपने सुना भी ना हो। जब मैंने डैनी से पूछा कि कैसे वे इस तरह फिर से शुरुआत कर सकते थे जैसे कि उन्होंने पहला ड्राफ्ट लिखा ही ना हो, ज्वीग ने कहना जारी रखा, उन्होंने वे शब्द कहे जिन्हें मैं कभी भुला नहीं पाया। मेरे पास कोई विफल लागत नहीं है। विफल लागत निर्णय को अतीत के प्रयासों से जोड़ना जिनका प्रतिदाय नहीं हो सकता। ऐसे संसार में एक दानव के समान है जहाँ लोग समय के साथ बदलते रहते हैं। वे हमारे भविष्य के अस्तित्व को अतीत के विभिन्न अस्तित्व का कैदी बना देते हैं। यह उसी समान है जैसे कोई अजनबी आपके लिए जीवन के बड़े निर्णय ले रहा हो। यह स्वीकार करना कि वे वित्तीय निर्णय जो तब लिए गए जब आप एक अलग व्यक्ति थे, उन्हें जीवन रक्षा की सहायता से घसीटने की बजाय बेदर्दी से पीछे छोड़ देना, भविष्य में होने वाले पछतावे से बचा जा सकता है। और जितनी जल्दी यह किया जाए उतनी ही जल्दी आप कंपाउंडिंग की ओर लौट सकते हैं। आगे चलिए कंपाउंडिंग के प्रवेश शुल्क के बारे में बात करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।